नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न नेशन में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो फिर से एक बार नए अध्याय के साथ आप लोगों के बीच में आ चुका हूं और नया अध्याय है भूगोल का अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और इसी चैप्टर के अंत के साथ हमारी भूगोल भी इस सत्र में पूरी हो जाएगी और सिर्फ पूरे सामाजिक विज्ञान का एक अध्याय, इतिहास का अध्याय 5 मुद्रण और संस्कृति बचेगा और फिर हमारा पूरा का पूरा कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। पर इस चैप्टर में, इस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है, तो आइए जानते हैं कि इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है। हम पढ़ेंगे विनिर्माण होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, विनिर्माण क्या है और वो विनिर्माण हम लोग कर रहे हैं उसका महत्व क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। औद्योगिक अवस्थिति क्या होती है। फिर देखिए, अब जो उद्योग हमने लगाए हैं वो अलग अलग आधारों पर, कोई कृषि के आधार पर, कोई खनिज के आधार पर है, कोई उर्वरक के आधार पर। अब कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, रसायन, उर्वरक, सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ये सभी उद्योग अलग अलग प्रकार के और अलग अलग आधार पे, अलग अलग बेसिस पे लगाए गए। अब आप ये बात तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जितने भी उद्योग हैं उनमें से बहुत खराब केमिकल निकलता है, बहुत बेकार गैसेस निकलती है, वो पर्यावरण को हार्म करते हैं, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। जब वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हमें क्या है, रोकथाम करनी पड़ेगी। पर्यावरणीय निम्नीकरण, जो पर्यावरण के जो डिग्रेडेशन हो रहा है, पर्यावरण में जो गिरावट आ रही है, उसकी जो क्वालिटी खराब हो रही है, उसे हमें रोकना होगा। जो बेटर क्वालिटी हमें मिली है वही बेटर क्वालिटी आने वाली जनरेशंस को देनी होगी और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास। तो आज इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है, विनिर्माण के बारे में जानेंगे, विनिर्माण का महत्व, औद्योगिक अवस्थिति और कृषि आधारित उद्योगों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले बात जानते हैं विनिर्माण क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है। देखिए, विनिर्माण को मतलब इंग्लिश में है मैन्युफैक्चरिंग। हम लोग अर्थशास्त्र में एक चीज पढ़ करके आए थे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, 3 क्षेत्र हम लोग पढ़ करके आए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। 3 सेक्टर्स हम लोगों ने पढ़े। प्राइमरी सेक्टर जो काम कर रहा है वो कर रहा है कच्चे माल का उत्पादन। क्या कर रहा है, कच्चे माल का उत्पादन। कच्चे माल का उत्पादन किसने करा है, प्राथमिक क्षेत्र ने करा है, प्राइमरी सेक्टर ने करा है। अब वो कच्चा माल हमारे काम का नहीं है, हम उसे कच्चा माल बोल रहे हैं, मतलब अभी वो पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ, वो पूरी तरीके से हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं है, तो वो भी कच्चा माल है। वो जो कच्चा माल है वो प्राथमिक क्षेत्र ने दे दिया है, पर ये कच्चा माल अभी हमारे काम का नहीं है, और काम का नहीं है तो फिर हम क्यों उसकी बात करें। हमारे लिए जो काम का है वो है तैयार माल। पूरा का पूरा जो माल हमारे लिए तैयार हो जाएगा वही काम का है, कच्चा माल हमारे लिए कोई भी काम का नहीं है। कच्चे माल पे हमें खर्चा करना पड़ता है, उसे पूरा क्या है, तैयार करना पड़ता है, उसे पूरा तैयार करना पड़ता है। तो ये कच्चे माल से जो तैयार माल हम लोगों ने लिया है, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसी को क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। जो रॉ मटेरियल से हम जो फाइनल गुड जो हम बना रहे हैं, जो अंतिम वस्तु हम बना रहे हैं, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, विनिर्माण कह रहे हैं। विनिर्माण उद्योगों की बात हो रही है। अभी जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये जो प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, कहां पर होता है, ये घरों में भी हो सकता है, ये मिलों में भी हो सकता है, और ये बड़े बड़े कारखाने या जिन्हें हम फैक्ट्रीज कहते हैं, उद्योग कहते हैं, इंडस्ट्रीज कहते हैं, वहां पर भी हो सकता है। तो विनिर्माण क्या है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जो कच्चे माल को तैयार माल में, अंतिम वस्तु में बदलती है। शब्द बहुत ध्यान से देखिएगा, निर्माण, निर्माण करना मतलब बनाना, किसी चीज को बनाना, उसे हम निर्माण कहते हैं। और विनिर्माण मतलब क्या है, कच्चे माल को अंतिम वस्तु में बदल रहे हैं, उसे विनिर्माण कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं। हमारे काम क्या आता है, तैयार माल आता है ना, फाइनल गुड आता है हमारे काम। हम बिल्कुल जब हमारा जन्म होता है, हम बिल्कुल छोटे से होते हैं, हमारे ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट हमारे माता पिता करते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी बड़ा होगा, मेरी सेवा करेगा, ऐसा करेगा, वो मेरा नाम रोशन करेगा, ये करेगा, वो करेगा। जब तक हम बड़े नहीं हो जाते, जब तक हम अपने पैरों पे नहीं खड़े हो जाते, पैरों पे खड़े होने का मतलब है हम इंडिपेंडेंट हो जाए, हम अच्छी अर्निंग करने लगे, हम एक बहुत वेल सेटल्ड हो जाए, वो समय हमारा क्या है, बिल्कुल तैयार का है। उस समय मतलब माता पिता ने हमें क्या है, बिल्कुल तैयार कर दिया है कि अब मेरा बेटा, मेरी बेटी क्या है, मेरी सेवा करेंगे। और बहुत दुख की बात है कि वो बेटा बेटी तो अपने करियर के पीछे भागता जाता है, फिर पैसा कमाता जाता है, फिर वो अपने ही जीवन में व्यस्त हो जाता है और माता पिता को भूल जाता है। कभी भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो हम पे पहले, हम कच्चा माल थे पहले, है ना, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे से थे, हमें ये भी नहीं पता था क्या होता है क्या नहीं होता। हमारे बिना बोले मम्मी समझ जाती थी कि इसको क्या देना है क्या नहीं देना।
तो उसको पूरा अंतिम वस्तु में तैयार करा, और जो अंतिम वस्तु हम बने, मतलब वो आज हम समाज के भी काम आ रहे हैं, पर हमें देश के भी काम आना है, हमें माता पिता के भी काम आना है, हमें समाज के भी काम आना है, हमें पूरी सोसाइटी के काम आना है। पर ये जो तैयार माल बनाया है, ये किसने बनाया है? माता पिता ने बनाया है। ये जो कहाँ बन रहा है, ये जो अब जो उद्योगों के तैयार माल की मैं बात कर रहा हूं, वो कहां पे बन रहा है? वो उद्योगों में बनेगा, वो कारखानों में बनेगा, वो मिलों में बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, विनिर्माण क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपको एक बेसिक सी बात ध्यान रखनी है, विनिर्माण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस है जो कच्चे माल को किस में बदल रहा है? तैयार माल में बदलता है। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। देखो, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में, देखो अभी वो कच्चा पदार्थ है, अभी उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, बिल्कुल वो जीरो है, बिल्कुल जीरो, कोई भी वैल्यू। उसे मूल्यवान उत्पाद में बदल दिया कि जिससे लोग खरीद सके, जिससे लोग क्या है? खरीद सके। एक पत्थर पड़ा रहता है, वो पत्थर बिल्कुल बेकार है, वो पत्थर बिल्कुल एक बेकार है, पर उसी पत्थर को जब चोट दे दे करके भगवान की मूर्ति बनाई जाती है, और उसी पत्थर के फिर लोग क्या है? धोख देते हैं, उसी मूर्ति को पूजते हैं। फर्क इतना सा है, वो बिल्कुल फाइनल हो चुकी है, मूर्ति बन चुकी है, पर वो पत्थर बिल्कुल बेकार है। पत्थर क्या है? कच्चा पदार्थ है, बेकार है। और मूल्यवान उत्पाद क्या है? भगवान की मूर्ति है। तो इसी प्रकार से क्या है, अभी जो विनिर्माण, अब ये भी क्या था? खनिज कहां पड़े हम लोगों को? खनिज का जो खनन होता है वो किस में आता है? माइनिंग, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अब वो पत्थर जो है, वो पत्थर भी उसी में, मान लो उसी से खुदाई हुए निकले, और फिर जब उसकी जो तोड़ फोड़ करके उसे एक मूर्ति का शेप दिया, वो क्या है? विनिर्माण तो है, बनाया है, प्रक्रिया दी है। तो एक मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर देना, और अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या वस्तुओं का उत्पादन हो जाता है, एक दो नहीं, बहुत अधिक मात्रा में, जिसे हम लोग मास प्रोडक्शन या वर्त उत्पादन भी कहते हैं, का विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। जैसे कि यहां पर आपको एक फैक्ट्री मैंने नजर दिखाई है। अब आते हैं विनिर्माण का महत्व क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है। सबसे पहले, विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है। कौन? विनिर्माण उद्योग। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद भारत का संविधान बना, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि भारत के विकास की योजनाएं क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से भारत विकास करे, भारत का विकास का मॉडल क्या होना चाहिए, समाजवाद, पूंजीवाद, मिश्रित। तो हमने मिश्रित को चुना, पर उसके साथ साथ किस प्रकार से हम विकास करेंगे, इसके लिए क्या करा गया? पंचवर्षीय योजनाएं सरकार ने शुरू करी। पंचवर्षीय योजनाएं, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में चली, फिर 1956 से 1961 तक चली। ऐसे करके हर पंचवर्षीय योजनाएं चलती रही, और फिर उसके बाद अभी 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म करके नीति आयोग लेकर के आ गए, और पंचवर्षीय योजना वाला जो प्लान है उसे रोक दिया। अब देखिए, मेरी बात सुनिए, अब जो पंचवर्षीय योजना जो शुरुआत करी गई, पहली पंचवर्षीय योजनाओं में मुख्य जो हमारा था वो कृषि था। दूसरे में जब हम आए तो हमारे मेन जो चैलेंज था कि हमें क्या काम करना है, हमें उद्योग लगाने, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां लगानी है, क्योंकि ये चीज देखी गई कि विकसित देश जो है वहां पे फैक्ट्रियां ज्यादा है, और फैक्ट्री नहीं होगी तो सारे काम खराब हो जाएंगे। पर यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां पर हम एक चीज को प्राथमिकता नहीं दे सकते। हम ये नहीं कह सकते कि फैक्ट्री लगाओ, कृषि बर्बाद हो रही तो होने दो, नहीं, क्योंकि वो तो आधार है भैया, वो तो आधार है, उसके बिना तो सब कुछ बेकार है। उसके बिना तो द्वितीय क्षेत्र भी नहीं चलेगा, उसके बिना तृतीय क्षेत्र भी नहीं चलेगा। प्राथमिक क्षेत्र तो प्राथमिक है, प्रथम है, सबसे पहले तो उसकी जरूरत पड़ेगी। तो कृषि तो बिल्कुल आधार है, आप उसे हटा नहीं सकते। हाँ, परंतु कृषि के साथ साथ हमें किस चीज का विकास करना होगा? हमें उद्योगों का विकास करना होगा, हमें इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेगी, बड़े बड़े उद्योग लगाने पड़ेंगे। इसीलिए सरकार ने उस समय क्या है, ज्यादा उद्योग लगाए, सरकारी उद्योग लगाए, जिसपे क्या है सरकार का नियंत्रण रहा, कंट्रोल रहा, खूब उद्योग लगाए, खूब से खूब ज्यादा क्या उत्पादन हो सके। क्यों कराया गया? क्योंकि आर्थिक विकास के लिए रीढ़ की हड्डी है विनिर्माण उद्योग। क्योंकि यहां पे क्या होता है, जो कच्चा माल है वो अंतिम वस्तु में बदलता है, और फिर उसी अंतिम वस्तु की क्या है, बाजार मूल्य होते हैं, और वो बाजार मूल्य जब बिकता है वो क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। और जीडीपी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? आपकी देश की जो आर्थिक स्थिति है उसका एक सूचक है कि वो बेहतरीन स्थिति में है, और दूसरे देशों के साथ हम उसमें तुलना भी कर सकते हैं। कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, और द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। देखो, कृषि के आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण का मतलब क्या? मॉडर्नाइजेशन होना, मॉडर्नाइजेशन होना। अब मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? सीधी सी सिंपल से मैं आपसे पूछता हूं, क्या है मॉडर्नाइजेशन का?
आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? आज मैं पर्सनल, जैसे मैं मान लो मेरे दादाजी धोती पहनते थे, मेरे पापा ट्राउजर पहनने लगे, जो पैंट आती वो पहनने लगे, हम जींस पे आ गए, क्या ये मॉडर्नाइजेशन? बोलेंगे हाँ सर ये मॉडर्नाइजेशन, बिल्कुल ही ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये भी मॉडर्नाइजेशन हम लोग मान लेते हैं। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है कि जो आज जो चल रहा है ना, जो ट्रेंड में चल रहा है उसका हम इस्तेमाल कर ले, वही मॉडर्नाइजेशन। हम मॉडर्न हैं, हम आज के दौर के हैं, यही मॉडर्नाइजेशन है। तो आज के दौर में मॉडर्न होने का मतलब क्या है? मतलब यहां पर हम कृषि की बात करें तो टेक्नोलॉजी का होना, बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी का होना। बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी का होने का मतलब क्या है? मशीनें होना, अच्छी से अच्छी मशीनें हो। तो ये जो मशीनें भी बन रही है, ये कहां बनेगी? उद्योगों में तो बनेगी भैया। कृषि की मशीन भी है ना, वो भी कहां पे बनेगी? उद्योग में बनेगी, वो भी किसी ना किसी इंडस्ट्री में ही बनेगी। तो इसलिए कृषि के आधुनिकीकरण में भी किसका रोल है? विनिर्माण का रोल है। द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराता है। देखो अब तृतीयक सेवा, तृतीयक क्या है? सेवा देने का काम करता है तृतीयक क्षेत्र। तो सेवा भी दोगे तब पहले ये और ये काम करेंगे तभी तो दोगे, प्रथम और द्वितीय क्षेत्र काम करेगा तभी तो दोगे। तो इन दोनों में क्या है? विनिर्माण। जब ज्यादा ज्यादा आप उद्योग लगाओगे तो ज्यादा ज्यादा रोजगार आएगा, ज्यादा ज्यादा रोजगार आएगा तो तृतीय क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ेगा। तो अब हमारी जो कृषि पर निर्भरता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग जो कृषि में काम कर रहे थे वो निर्भरता खत्म हो जाएगी, और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में ज्यादा ज्यादा क्या है? रोजगार के अवसर खुल जाएंगे। तो इससे क्या होगा? रोजगार में भी हमारी बढ़ोतरी होगी और कृषि पर हमारी निर्भरता कम होगी। बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है, बेरोजगारी कम होगी, बेरोजगारी खत्म होने लग जाएगी, क्योंकि ज्यादा ज्यादा उद्योग लगेंगे तो ज्यादा ज्यादा लोगों को काम मिलेगा। और जैसे मैंने हमेशा कहा है कि हम उद्योग लगा रहे हैं, हम उद्योग क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें उत्पादन करना है। और हाँ, जब हम उत्पादन कर रहे हैं, हम उद्योग लगा रहे हैं, तो उत्पादन कौन करेगा? कोई ना कोई मजदूर करेगा। तो इससे क्या होगा? लोगों को ज्यादा ज्यादा रोजगार मिलेगा, और रोजगार जब लोगों को मिलेगा तो आय मिलेगी, और आय मिलेगी तो बेहतरीन सुविधाएं मिलेगी, और उससे फिर गरीबी खुद पे खुद ही दूर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने गरीबी की तस्वीर आपको दिखाई है। क्षेत्रीय असमानताओं को कम करता है। देखो क्षेत्रीय असमानताओं को कम कैसे करता है, आप ये बात देखिए। एक एरिया में क्या है? एक एरिया में वहां पे बहुत फैक्ट्रीज है, वहां पे बहुत विकास हुआ। अब फैक्ट्री से विकास कैसे? जब एक उद्योग लगता है तो वहां पर मजदूर आते हैं और नई नई चीजें आएंगी, ठीक है। आसपास में पूरी रौनक हो जाएगी, क्योंकि मजदूरों के लिए भी घर होगा, मालिक के लिए भी घर होगा, ठीक है, और भी सुख सुविधा है। क्योंकि अब यह फैक्ट्री कहां लगेगी, ये बात भी अभी हम लोग देखेंगे। फैक्ट्री कहां लगेगी? तो फैक्ट्री वहां लगेगी जहां पर कोई अच्छी सुविधा आपको मिल जाए, अच्छा सड़क हो, अच्छा परिवहन, अच्छी लागत हो, कम पैसों में मजदूर मिल जाए। अब जब धीरे धीरे इस रूप में फैक्ट्री लगने लग जाएगी तो भाई देखेंगे, अब लोग देखेंगे। जैसे मान लो मैं बेरोजगार, मैं सोचूंगा यार वहां पर फैक्ट्री है, उस जगह फैक्ट्री में वहां जाऊंगा, मैं वहां गया, वहां काम ढूंढा, फिर मकान खरीदा, वहां रहने लग गया, और धीरे धीरे से क्या हो गया? विकास होने लग जाएगा। एक फैक्ट्री लगी, 2 लगेगी, 4 लगेगी, 5 लगेगी, 10 लगेगी, वो पूरा का पूरा ही एरिया एक तरीके से कैसा हो जाएगा? फैक्ट्री वाला हो जाएगा। अब जब सभी जगह ज्यादा ज्यादा उद्योग लगेंगे, ज्यादा ज्यादा विकास होगा, तो क्या होगा? जो क्षेत्रीय समानता है क्षेत्रीय समानता का मतलब क्या है? भैया कोई क्षेत्र तो आप देखो बिल्कुल गरीब है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में पहले अध्याय में बताया था कि भारत के जो पश्चिमी वाले राज्य हैं, ये पश्चिमी वाले राज्य हैं, इनमें प्राकृतिक संसाधन कम हो सकते हैं पर ये वैसे विकसित है। और इधर वाले इलाकों में जो पूर्वी राज्य हैं, वहां पे प्राकृतिक संसाधन अधिक है पर वो वैसे पिछड़े हुए, विकास के मामले में पिछड़े हुए। तो जो क्षेत्रीय समानता है, क्यों? अब इधर आप देखो उद्योग आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, आपको विकास की योजनाएं वो ज्यादा है, इधर नहीं है। तो ये क्षेत्रीय समानता है, भाई ये अमीर राज्य है और ये गरीब राज्य है, तो ये क्षेत्रीय समानताएं खत्म होनी चाहिए। चाइना की एक पॉलिसी है सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र करके। उसमें चाइना ने यही काम करा कि कुछ एरिया ऐसा कर दिया जहां पे बाहर से कंपनियों को बुलाया और बोला आप यहाँ इन्वेस्ट करो, आप यहाँ पे उद्योग लगाओ। अब उससे जिन जिन जगह सेज वाला एरिया है ना, वो तो बहुत डेवलप्ड हो गए, पर बाकी इलाके क्या हो गए? बिल्कुल गरीब हो गए, वहां कोई रोजगार नहीं है, सारी जनता उधर से उठ करके उधर आ रही है। तो ये क्षेत्रीय समानताएं भी हो जाती है। पर अगर आप सभी राज्यों में, सभी जगहों पर अगर आप ज्यादा ज्यादा उद्योग लगाने की कोशिश करोगे तो क्षेत्रीय समानताएं भी क्या होंगी? कम होंगी। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, निर्मित वस्तुओं का निर्यात। अब हमने क्या कर लिया? वस्तुएं बना ली। और देखो कोई भी कहीं का भी उपभोक्ता हो, वो फाइनल गुड ही मांगता है, वो अंतिम वस्तु ही मांगता है। अब जो अंतिम वस्तु है वो हमने बना ली, हमने तैयार कर ली, अब हम उससे क्या करेंगे? निर्यात करेंगे। जितना हमें इस्तेमाल करना था हमारे देश को कर लिया, उतना फिर हम क्या है? निर्यात करेंगे। जब निर्यात करेंगे तो हमारा क्या होगा? वाणिज्य व्यापार बढ़ेगा ना, एक देश के साथ दूसरे देश के साथ हमारा जो व्यापार है, जो ट्रेड है,
वो बढ़ेगा। और जब वो बढ़ेगा तो भैया हम जब कोई सामान दे रहे हैं तो वो हमें कोई ना किसी करेंसी में तो क्या देगा, पेमेंट करेगा, और हमारे पास विदेशी मुद्रा आएगी। और जब विदेशी मुद्रा हमारे पास आएगी तो हमने किसी से अगर आयात करवा रखा है तो हम उसको लौटा देंगे। 1991 में एलपीजी की पॉलिसी लागू करने के पीछे एक ये भी तो कारण था कि हमारे पास विदेशी मुद्रा खत्म हो चुकी थी। विदेशी मुद्रा खत्म हो चुकी थी और जो हमारा कर्ज था वो सोने में हमने लौटाया था, सोना दिया था हमने। तो अगर हम ज्यादा विनिर्माण उद्योग पे जोर देते हैं तो निर्मित वस्तु से वाणिज्य व्यापार बढ़ेगा और उससे विदेशी मुद्राएं हमारे पास आएंगी। जैसे ये देखिए, आपको अलग अलग प्रकार की मुद्राएं देखने को मिल रही है। नोट, वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। वही देश देखो आप ज्यादा विकसित जो वही हैं जिन्होंने कच्चे मालों को क्या करा है, अलग अलग प्रकार से और बहुत ज्यादा अलग अलग रूपों में विकसित करा और बहुत मूल्यवान बना करके उन्होंने दुनिया को बेचा है, तभी वो क्या है, विकसित कहला रहे हैं। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। अब भारत का विकास कैसे होगा, विविध मतलब वेराइटीज वाले, अलग अलग चीजों में भारत को इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं एक में ही करे, विविध होना चाहिए और शीघ्र बहुत जल्दी औद्योगिक विकास करना चाहिए। भारत को विविध अलग अलग चीजों का भी अलग अलग औद्योगिक विकास करना चाहिए और शीघ्र बहुत जल्दी करना चाहिए। अब विविध का मतलब क्या, कृषि आधारित भी करे, खनिज आधारित भी करे, सभी पे भारत सरकार को काम करना चाहिए। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है। ये बात आप लिख लीजिए, इसे नोट में डाल लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए। ये बात समझ करके चलिएगा, कृषि और उद्योग पृथक नहीं है। पृथक का मतलब होता है सेपरेट, अलग, पृथक नहीं है, वो पूरक है। मतलब अगर ये इसकी जरूरत है तो इसकी भी जरूरत होगी और इसकी जरूरत है तो इसकी भी जरूरत होगी, दोनों की एक साथ जरूरत होगी। एक के बिना दूसरा क्या है, अधूरा है, और दूसरे के बिना पहला अधूरा है। मैंने ये बात आपको अर्थशास्त्र में जब पढ़ा है तब से कहता हुआ आ रहा हूं, तीनों क्षेत्र एक दूसरे के लिए जरूरी है, तीनों क्षेत्रों के बिना एक दूसरा अधूरा ही रहेगा। तीनों जब होंगे तभी कोई काम बन पाएगा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। अब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन से उद्योगों का क्या योगदान रहा है वो देखिए। पिछले 2 दशकों में, 2 दशकों का मतलब है पिछले 20 सालों में, सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% में 17% है। 10% किसका, खनिज, खनन, गैस, विद्युत ऊर्जा का योगदान है। ये डेटा अगर आप लोग याद नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में 25 से 35% है। देखो अब हमारा 17% है, बाकी पूर्वी एशियाई देशों का विनिर्माण में कितना है, 25 से 35% तक का योगदान है। ये चीज आप थोड़ी सी समझ सकते हैं। इसको आपको ट्रेंड को समझना है। आपको कभी भी डेटा याद करा मत करो, डेटा हमें याद करना भी नहीं चाहिए और हम करेंगे भी नहीं। ट्रेंड को समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें कि देखो अब भारत में 17% है, पर जो भारत के ही पड़ोसी एशियाई देश है, पूर्वी एशियाई देश है, वहां पे 25 से 35% है। पिछले 1 दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर बढ़ोतरी हुई है। पिछले 1 दशक में मतलब पिछले 10 सालों में क्या हुआ है, भारतीय विनिर्माण 7% प्रति वर्ष हर साल बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है और अगले आने वाले 10 सालों में 12% हो जाएगी। अब भी पिछले 10 सालों में कितनी हुई, 7% और अगले आने वाले 10 सालों में कितनी हो जाएगी, 12% हो जाएगी। वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष दर से हुआ है और 2003 से हमारा जो विकास है वो 9 से 10% हर साल हो रहा है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल की स्थापना की गई। किस उद्देश्य से कि भाई हम ज्यादा क्या है, विनिर्माण उद्योग में काम कर सके और ज्यादा एक बेहतर कॉम्पिटिटिव, पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव माहौल जो इन्वेस्टर्स है उनमें पैदा कर सके और लोग ज्यादा क्या है, उद्योग हमारे देश में लगाए। अब आते हैं औद्योगिक अवस्थिति। उद्योगों की स्थापना जटिल है। देखो अब जो उद्योगों की स्थापना होती है ना वो आसान नहीं, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। अब एक उद्योग, एक इंडस्ट्री लगाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, या वो चीजें सुटेबल होनी चाहिए, फेवरेबल होनी चाहिए, तभी एक उद्योग हम लगा पाएंगे। कच्चे माल की उपलब्धता। अब कच्चा माल देखो, अब ऐसा नहीं है कि भैया फैक्ट्री कहां पे हो, गुजरात में हो और कच्चा माल कहां से आ रहा हो, बंगाल से आ रहा हो, और भैया बहुत टाइम लग जाएगा। कच्चे माल की उपलब्धता भी हमारे आसपास में होनी चाहिए, जिससे हम क्या, कच्चा माल आसानी से जल्दी से पहुंच जाए और फिर वहीं से हम क्या है, फैक्ट्री में पहुंचा और फैक्ट्री से हम जो अंतिम वस्तु है वो भारत में पहुंचा सके। श्रमिक आपको मिलने चाहिए, ठीक है, मजदूर आपको मिलने चाहिए, पूंजी मिलनी चाहिए, शक्ति के साधन तथा बाजार की उपलब्धता होनी चाहिए और औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है। देखिए अब एक बात बहुत ध्यान से यहां पे समझिएगा, अपन इकोनॉमिक्स में 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक तो उसमें हम लोग 4 चीजें पढ़ते हैं।
सबसे पहले भूमि। अब देखिए, अब यहां पर जो उद्योग की स्थापना है, अगर उद्योग लगाओगे कहां पर, भूमि पर ही तो लगाओगे, तो भूमि बहुत जरूरी होती है। अब उद्योग लग गया है तो श्रम की आवश्यकता होगी, मजदूर की आवश्यकता होगी। पूंजी, देखिए अब पूंजी में दो चीजें आती हैं, पूंजी में दो चीजें आती हैं, एक तो भौतिक पूंजी है और एक मानव पूंजी है। भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। भौतिक पूंजी तो जो फिजिकली आप जो पैसा देखते हैं वो, और मानव पूंजी जो वहां का मालिक होता है उसके लिए। देखिए वैसे मानव पूंजी में हम लोग क्या है, मजदूरों को भी ले सकते हैं। मानव पूंजी मुख्यतः वही है जो आपके लिए असेट्स है, जो आपके लिए बेहतरीन काम करता है, वही पूंजी है। परंतु यहां पे जो मालिक होता है उसके लिए लिखा जाता है कि मालिक जो है, जो इन तीनों को एक साथ मिलकर के काम करवाता है, भूमि को, श्रम को और भौतिक पूंजी को। पूंजी से बाजार की उपलब्धता, बाजार भी, मार्केट भी क्या पास में हो, जिससे कि हम सामान आसानी से बेच सके। अब ये बात देखिएगा, औद्योगिक प्रक्रिया के साथ जिस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू होता है, औद्योगिकरण होना शुरू होता है, उसी प्रकार फिर धीरे धीरे उसके साथ साथ नगरीकरण भी होना शुरू हो जाता है। नगरीकरण कैसे होता है, जैसे कि मैंने अभी भी बताया, एक जब उद्योग लगता है, एक फैक्ट्री लगी, जैसे मान लो यहाँ पे एक फैक्ट्री लगी। अब एक फैक्ट्री लगी तो इस फैक्ट्री में क्या है, काम करने वाले मजदूर आएंगे। मजदूर आएंगे, अब जैसे मान लो बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो मजदूर क्या रोज तो जाएंगे नहीं, तो फिर वो यही मकान बनाएंगे, यहाँ मकान बनेगा। एक फैक्ट्री लगी है, दो लगेगी, फिर यहाँ पे सड़क भी बनेगी। उसके बाद धीरे धीरे जब यहाँ पे लोग रहने लगे तो सरकार सोचेगी हॉस्पिटल भी बनाना चाहिए, उनके बच्चे रह रहे हैं तो उनके लिए भी फिर स्कूल भी होगा। तो धीरे धीरे एक जगह से क्या है, नगरीकरण शुरू हो जाएगा। तो ये बात आप समझिएगा कि एक उद्योग या जब औद्योगिक प्रक्रिया हम शुरू करते हैं, एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस हम लोग जब शुरू करते हैं, तो उसके साथ इंडस्ट्रियल प्रोसेस के साथ साथ क्या है, नगरीकरण भी शुरू हो जाता है, और जो शहरीकरण जिसे हम लोग कहते हैं वो भी शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वहां पे क्या है, नगर बसना, मतलब लोगों का बसना और वहां पे विकास होना शुरू हो जाता है। अब देखिए, एक उद्योग बाजार की बात समझते हैं। उद्योग बाजार का जो संबंध है उसको समझिए। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें निवेश करना पड़ता है। अगर कोई भी उत्पादक है, जो उत्पादक करने वाला है, जो प्रोड्यूसर है, उसे निवेश करना पड़ेगा। यह निवेश किस में करेगा, उत्पादन के कारक में। उत्पादन के कारक कह दीजिए, उत्पादन के घटक कह दीजिए। ये उत्पादन के घटक कौन से हैं सर, अभी तो पढ़कर क्या है, भूमि, श्रम, पूंजी, उनमें करेगा। अब ये उत्पादन के घटक जो है, इनसे क्या आया हमारे पास, इनसे जैसे मान लो हमारे पास कच्चा माल है, हमारे पास कच्चा माल। अब ये जो कच्चा माल आया है, ये आप इसे ब्रैकेट में भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कच्चा माल, अब ये कच्चा माल तैयार हो गया, इसके लिए हमें परिवहन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, जिससे कि हम इसे कहां पहुंचा सके, कारखाना में पहुंचा सके, कारखाने में पहुंचा सके, मतलब फैक्ट्री में, उद्योग में, जो भी आप लिखना चाहते हैं, फैक्ट्री, उद्योग, कारखाना, उसमें। अब कारखाने, उद्योग में जब हमने पहुंचा दिया, तो अब ये क्या हो गया, तैयार माल हो गया, तैयार माल या तैयार वस्तु हो गई, ये फाइनल गुड बन गया। अब जब फाइनल गुड बन गया तो ये कहां पर जाएगा, ये बाजार में जाएगा। और जब ये बाजार में गया तो बाजार में जाने के बाद ये क्या करेगा, पूंजी देगा, पूंजी देगा ना, पैसा देगा भैया, पैसा देगा। और ये पूंजी वापस से क्या है, फिर हम यहां इन्वेस्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से ये देखिए एक साइकिल चलती रहेगी। निवेश करोगे किसमें, उत्पादनों के घटक में, कच्चा माल में आप निवेश करोगे, फिर उसके लिए क्या, कच्चा माल बन गया, कच्चा माल के बाद आप परिवहन इस्तेमाल करोगे, वो कारखाने में जाएगा, कारखाने का तो तैयार माल हो जाएगा, और तैयार माल फिर बाजार में जाएगा, बाजार से पूंजी की माल कमाओगे, और फिर से आप क्या है उसमें निवेश करोगे, फिर से ये साइकिल चलेगी। इस प्रकार से साइकिल चलती रहेगी। उद्योग और बाजार के बीच में संबंध देखो, यहाँ पर उद्योग आया है और ये पूरा इस प्रकार से संबंध चलता रहता है। पूंजी आती है, पूंजी लगती रहती है, और कहा है किसी ने कि पैसा ही पैसा बनाता है। नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसी बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। देखो अब क्या है, जैसे जैसे उद्योग लगे तो वहां पे नगर कैसे बसेगा भाई, वहां पे उद्योगों को सलाह देने के लिए बैंकिंग, बीमा, परिवहन, ये सब कुछ भी चाहिए, श्रमिक भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए। ये सब कुछ कहां से आएंगे, वहां से आएंगे, फिर वो धीरे धीरे वहीं सेटल होना शुरू हो जाएंगे। नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास से केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत, एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज कहा जाता है। देखो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, कि नगर केंद्रों द्वारा, अब क्या है, कभी कभार क्या होता है, जो उद्योग है ना वो नगरों के पास में ही लगा लिए जाते हैं। पहले क्या है, पहले अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो उद्योग था, और उद्योग के बाद नगर स्टेब्लिश हो रहा है, पर अब नगर के पास में उद्योग लगा लिया जाता है। तो इससे क्या कहा जाता है, समूह बचत या एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज कहा जाता है। मतलब समूह बचत है, नगर भी है और उसके पास में उद्योग है, तो वो और भी ज्यादा क्या है, विकसित नगर जल्दी हो जाएगा। किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होता है। न्यूनतम उत्पादन लागत वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम उत्पादन लागत होगी। अब ये बात आप समझते आए हैं
कि अगर लागत कम होगी तो किसी वस्तु का मूल्य भी क्या होगा, कम होगा। और ये लागत कम कब होती है, कब होती है लागत कम? जब ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होता है, वृहत उत्पादन होता है, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, मास प्रोडक्शन होता है। मास प्रोडक्शन या वृहत उत्पादन होगा तभी लागत कम होगी, और लागत कम होगी तभी क्या होगा, मूल्य कम हो पाएगा, जिससे कि हम लोग ज्यादा ज्यादा खरीद पाए। और मूल्य कम होता है तभी मांग ज्यादा होती है। सरकारी नीतियों तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता। अब सरकारी नीतियों पर भी बहुत जरूरी ध्यान देना है कि अगर सरकार क्या उद्योगों के पक्ष में है। अगर सरकार चाहती नहीं है कि उद्योग लगे, वो कल को ज्यादा ज्यादा टैक्स लगा दे, ज्यादा और किस प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध लगा दे कि नहीं हमें तो उद्योग लगाने नहीं, या सरकार उनके पक्ष में कि उद्योग लगाए, वो बुला रही है बाहर से कंपनियों को, आओ हमारे देश में उद्योग लगाओ, हम आपको छूट देंगे, हम आपको जमीन सस्ती देंगे। तो सरकार की नीतियों पर निपुण श्रमिक जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट जो मजदूर होते हैं, ऐसे जो काम हम करवा रहे हैं उसमें एक्सपर्टाइजेशन होना चाहिए। अब आते हैं कृषि आधारित उद्योगों पे। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण और आत्मनिर्भर है। तो कृषि आधारित ही क्या है, परिपूर्ण और आत्मनिर्भर उद्योगों में से एक है। अब कृषि आधारित पे भी हम अलग अलग देखेंगे, सूती वस्त्र का देख लीजिए, ऊनी वस्त्र का देख लीजिए, पटसन उद्योग देख लीजिए, उसका चीनी, कॉफी, इनके भी हम लोग उद्योगों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तों की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया है। स्थानीयकरण का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे स्थानीयकरण, लोकेलिटी पर अवेलेबल हो रहा है, हमारे देश में ही ये फल फूल रहा है। क्यों, क्या क्या कारण है? कपास की उपलब्धता, हमारे देश में कपास बहुत अवेलेबल है, बाजार भी है हमारे देश में, परिवहन भी है, पत्तनों की समीपता मतलब पतन भी समीप है, पास में है, ज्यादा दूर नहीं, श्रम है, नमी युक्त जलवायु में नमी है, मतलब क्लाइमेट में है, नमी है। तो ये सभी कारक। अब आपसे पूछ ले जाए सूती वस्त्र उद्योग अगर लगाना हो तो उसके क्या क्या कारक है, तो आप सीधा से लिख दीजिए कपास की उपलब्धता होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट हो, बाजार हो, परिवहन हो, पत्तनों की समीपता, ये सब कुछ आ जाएगा। कृषि से निकट का संबंध है। अब देखो कपास का कृषि से बहुत निकट का संबंध है, और कृषक को, कपास चुनने वालों, जो कपास चुनते हैं, जैसे कि अभी इसमें तो नहीं है, नेक्स्ट में आपको पता चल जाएगा, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, फिर उनको इकट्ठा करके गांठ बनाते हैं, फिर कताई करने वालों, ठीक है, ये कताई करने वाले हैं, फिर रंगाई करने वाले, फिर उसमें रंग डिजाइन बनाने वाले, पैकेट बनाने वाले और सिलाई करने वालों को यह जीविका प्रदान करता है। देखो कृषि से शुरुआत हुई है, किसान को भी काम दे रहा है, फिर इतने सभी लोगों को जो कपास चुन रहे हैं, उनकी गांठ बना रहे हैं, उनको रंगाई दे रहे हैं, उनको डिजाइन दे रहे हैं, ठीक है, ये सब लोगों को काम प्रोवाइड करा रहे हैं। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मिल स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है, फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। ये देखिए, ये जिस प्रकार से जो कपास चुनने वाले, जिसने मैंने कहा था कि भी आपको आगे पता चल जाएगा, तो कपास चुनने वाले जो लोग हैं वैसे। तो अब इससे क्या हुआ, पैकेजिंग सामग्री का जो उद्योग है वो, और इंजीनियरिंग जो उद्योग है, ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात करें कि आधुनिकीकरण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उसका भी यहाँ पे बात आती है। यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी, काश्तकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। देखो अगर कताई के लिए ज्यादा क्या है, महाराष्ट्र, गुजरात है, पर बुनाई के लिए ये विकेंद्रीकृत है, अलग अलग जगह पर फैला हुआ है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, तो विश्व स्तर का हम क्या है, कताई उत्पादन कर रहे हैं। बुना वस्त्र, कम गुणवत्ता का जो बुना हुआ वस्त्र है वो हमारे लो क्वालिटी का है। बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों व मिलों में होता है। हथकरघे जो हाथ से है, विद्युत करघे जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, और मिलों में भी ये काम होता है। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग वो कॉटेज इंडस्ट्री होती है जो कि घरों में चलती है, के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। तो हाथ से जो बुनी खादी है वो बुनकरों को काफी रोजगार प्रदान करता है। भारत जापान को सूत का निर्यात करता है, जापान को सूत का निर्यात करता है। और सूती वस्त्र के और कौन कौन लेता है भारत से, संयुक्त राज्य अमेरिका लेता है, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीका के देश हमसे सूती वस्त्र लेते हैं। सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश के भागीदारी कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। तो सूती रेशे के में विश्व व्यापार में जितना भी व्यापार हो रहा है उसका 1/4 मतलब 25% किसका भागीदार है, भारत का ही है, भारत का ही है ये। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आगे के लेक्चर में हम आगे की डिटेल्स और आगे के उद्योगों के बारे में जानेंगे। कोई भी डाउट आया आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।